नमस्कार दोस्तों। राजकुमार गौतम की दीक्षा और संघ से संघर्ष, 3 अनसुनी कहानियाँ। राजमहल का आराम, सत्ता का आकर्षण और जीवन के सभी भौतिक सुख, क्या राजकुमार इनको त्याग सकता है? लेकिन जब आत्मा का संघर्ष शुरू होता है तब इतिहास बनता है। राजकुमार गौतम का प्रधानमंत्री को उत्तर है। जब प्रधानमंत्री ने युवराज सिद्धार्थ को सत्ता संभालने के लिए मनाया, तब गौतम ने ऐसा उत्तर दिया जिसने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। शाक संघ में दीक्षा। किस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल को छोड़कर संघ में प्रवेश किया और पहली बार दीक्षा ली, वो क्षण जो परिवर्तन का प्रतीक बना। संघ से संघर्ष। जब बुद्ध के विचारों को संघ में चुनौती मिली, तब उन्होंने धैर्य, करुणा और तर्क से मार्ग प्रशस्त। पवित्र परंपरा से समर्थित, उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदस्य स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, अब आपकी स्नेह सिक्त भाषा से आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषय की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं पे आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी में रहे, तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी की योग नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ लक्ष्य है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ विषयाक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी तो भी मुझे यह रुचकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। कहाँ जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसे वचनों में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी तरफ देखें तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कृपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प से उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब सुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार के विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय या विचार करने पर खर्च कर दिया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा।
जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में बिगड़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली कर दी गई थी। शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षा होना पड़ता था। शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब यह समय था कि उन्हें संघ में दीक्षा हो और उनका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। उसकी आयु पूरी 20 वर्ष की हो चुकी है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भय पक्षपात के किसी भी शाक्य दोष को खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा ही कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मानवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं अपने अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। संघ से संघर्ष। सिद्धार्थ को शाक संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें संघ के मामलों में भी थी। उनकी सदस्यता के 8 वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज से सटा हुआ कोलिये का राज था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक और कोलिये दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाते और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 18 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार आक्रामक कार्रवाइयाँ की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेना भी हमारी ही बारी है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर या चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा करें। सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाव हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक और कोलियां निकट संबंधी हैं। परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं।
सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्व विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना धर्म निभाने में ही पूर्ण है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात के हृदय गम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, या केवल अवैर से ही शांत होता है। सेनापति बेसब्र हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करेंगे कि संघ को क्या विचार करना है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। हर संघर्ष एक दीक्षा और हर दीक्षा एक नई चेतना का जन्म। सोचिए, अगर गौतम बुद्ध ने वो कदम नहीं उठाया होता तो क्या संसार में ये ज्ञान मिलता। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रिजवाना शेख को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।